Dear student, a very good morning to all of you. Now we are going to discuss another aspect of the very important aspect of the BNSS, that is the trial of warrant cases by magistrate under chapter 20, section 261 to 273 of the BNSS. Dear student, as you know very well that last lecture we have discussed the trial of court of session, trial before the court of session, and we have already discussed a lot of provisions regarding the trial under court of session, and now we are going to discuss the trial of warrant cases. And before we start the topic, first let me clear that what is the warrant cases. If you see the under the BNS and some other criminal code, then we will find out that जो केस होता है, जो नेचर ऑफ द केसेस होता है, वो दो प्रकार का होता है. एक वो केस जो 2 साल से कम की सजा जिसमें दी जा सकती है, वो केसेस समन नेचर का होता है. और एक ऐसे केसेस जिसमें सजा जो है, जो क्राइम किया गया उसके ऑफेंस की सजा 2 साल से लेकर 2 साल से ज़्यादा से लेकर डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है. ऐसे केसेस को जो है यहाँ पर हम लोग वारंट केसेस के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं. तो जहाँ तक वारंट केसेस के का मतलब होता है कि ऐसे केस जिसमें की सज़ा जो है 2 साल से लेकर डेथ पेनल्टी तक भी दी जा सकती है. और अगर आप देखें तो ऐसे केसेस को जो है चैप्टर 20 के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है. एक ऐसे वारंट केसेस जो इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट पर होते हैं, और ऐसे वारंट केसेस जो इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट पर नहीं होके कंप्लेंट के माध्यम से या इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आते हैं. तो फर्स्ट सेगमेंट में वी विल डिस्कस द केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने जो है कोई ऐसा केस आता है जो पुलिस रिपोर्ट पर है, उसमें कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, वी विल डिस्कस in this segment, that is section 261 to लेकर हम लोग 273 तक इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वारंट के किस तरह के केसेस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. ऐसे केसेस जिसमें कि सजा की मात्रा 2 साल से लेकर डेथ पेनल्टी का, ऐसे केसेस का ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट जो है इस केस के अंतर्गत, अगर वो पुलिस रिपोर्ट पर आता है तो ऐसे में ये प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी. 261 टॉक्स अबाउट द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 230. ये नेचुरल जस्टिस का एक सामान्य प्रिंसिपल है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई, अगर आपको क्रिमिनल चार्जेस चलाना है, कि अगर कोई आरोप लगाना है या क्रिमिनल चार्जेस चलाना है, उसका ट्रायल चलाना है, तो आपको उसको सारी चीज़ें बतानी होगी कि आपके ऊपर कौन से चार्जेस हैं और आपके खिलाफ क्या क्या बयान दिए गए हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस आपके खिलाफ है, ताकि वो अपने डिफेंस को दे पाए. तो इसीलिए सेक्शन 261 में कहा गया है कंप्लायंस, या सेक्शन 230 में कहा गया है व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जब भी कोई वारंट केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट की जाती है, द एक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, या तो एक्यूज खुद आता है या मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा पकड़कर उसके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है. एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल के शुरू होने से पहले द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, मजिस्ट्रेट को इस बात को सेटिस्फाई हो जाना पड़ेगा कि ही हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230, यानी कि मजिस्ट्रेट के ऊपर इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू बी सेटिस्फाई हिमसेल्फ, खुद को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि 230 का पालन हुआ है कि नहीं. सेक्शन 230 अगर आप देखें तो 230 में वो सारी डॉक्यूमेंट है जो कि एक्यूज के अगेंस्ट दिए गए हैं, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट है, यानी एफआईआर की कॉपी हो सकती है, पुलिस रिपोर्ट इसके अंतर्गत आ सकती है. 173 में एफआईआर की कॉपी, 193 में पुलिस रिपोर्ट, या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द 180 ऑफ द पर्सन्स, जिसका कि पुलिस ने उसको एग्जामिन किया है थाने में बुलाकर, या कन्फेशन का एंड स्टेटमेंट जो कि अंडर सेक्शन 183 में मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष की कन्फेशन है, स्टेटमेंट दिया गया है, या फिर कोई और दस्तावेज जो है जो 193 के अंतर्गत पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी दस्तावेज उसको मिला है, उसने अगर कोर्ट में प्रस्तुत किया है, तो सारे दस्तावेज की कॉपी जो है वो 230 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट एक्यूज को दिलवाएगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल. अब आइए 262, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, कब और किस परिस्थितियों में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर कहा गया है कि द एक्यूज में
prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of supply of the copy of document under section 230। मैंने यहाँ बात की थी दोस्तों, इस सेक्शन 230 में डॉक्यूमेंट की सारे डॉक्यूमेंट जो कि अभी मैंने उसको बताया था, वो सारे डॉक्यूमेंट की कापी एक्यूज को दिलाई जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जैसे ही मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि सारी कापी दे दी जा चुकी है, उसके 30 दिनों के भीतर एक्यूज अगर चाह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे खिलाफ जो भी आरोप या दस्तावेज दिए गए वो सभी फॉल्स है, सभी फैब्रिकेटेड है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट मिलने के दिन से 60 दिनों के भीतर एक्यूज को पास पावर है कि वो अधिकार है कि एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज लगा सकता है। वो अपने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को दे सकता है जिस दिन से सप्लाई डॉक्यूमेंट किया गया उस दिन से लेकर 60 दिनों के भीतर। इफ अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद इट, जो भी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई है और जो भी डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अंडर द सेक्शन 193 जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट पुलिस ने की है 193 के अंतर्गत, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं। एंड मेकिंग सच एग्जाम्पशन, और एग्जाम्पशन करने के पश्चात विटनेसेस का, इफ एनी ऑफ द एक्यूज आइदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, यानी कि एक्यूज का एग्जाम्पशन करने के बाद और जो पुलिस ने दस्तावेजेस सौंपे 193 के अंतर्गत कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट को देखने के पश्चात, यहाँ पर एक बात और भी कही गई, एक्यूज का जो एग्जाम्पशन किया गया है वो या तो फिजिकली कोर्ट में बुला के किया गया है या फिर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के द्वारा एग्जाम्पशन करने के बाद एज द मजिस्ट्रेट थिंक नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। पुलिस रिपोर्ट को पूरा देख लिया मजिस्ट्रेट ने, एक्यूज को एग्जामिनेशन भी कर दिया ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा या फिजिकली, और फिर प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद और एक्यूज को सुनने के बाद द मजिस्ट्रेट कंसीडर द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज टू बी ग्रांटेड टू ग्राउंडलेस। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो चार्ज एक्यूज के ऊपर लगाया गया है, जो प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज के ऊपर जो चार्ज लगाया है वो ग्राउंडलेस है, तो ऐसी स्थिति में ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग। वो जो है एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा और डिस्चार्ज करने का जो रीजन है वो कोर्ट को वो जो है वो रिकॉर्ड करेगा। यानी कि डिस्चार्ज जो एक्यूज को जब डिस्चार्ज करेगा तो बताएगा कि क्या किस आधार पर एक्यूज को जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। इस 262 के सेक्शन सबसेक्शन 2 में बताया गया है। 263 के में बताया गया है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि अगर जब एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया है 262 के अंतर्गत, तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है चार्ज फ्रेम करेगा। इफ अपॉन सच कंसिडरेशन, सारे तथ्यों को कंसिडरेशन करने के पश्चात एग्जामिनेशन करने के पश्चात, इफ एनी द हियरिंग ऑफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन एंड हियरिंग ऑफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग, सारी दस्तावेजों को सुनने के पर एक्यूज और प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस को सुनने के पश्चात अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये प्रॉपर ग्राउंड बनता है कि एक्यूज जो है उस ऑफेंस में संलिप्तता पाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में विच सच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और मजिस्ट्रेट को लगना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है इस ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए। इन हिज ओपिनियन कुड बी एडिक्वेटली पनिश बाय हिम, और जो दंड है की मात्रा इसमें दी जा सकती है ट्रायल के बाद, उस दंड देने के लिए वो अधिकृत है। तो ऐसी स्थिति में ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज, वो राइटिंग में चार्ज को फ्रेम करेगा अगेंस्ट द एक्यूज एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच हैज बीन इनोवेटेड अंडर दिस सेक्शन इन न्यूज बीएनएसएस। 60 दिनों के भीतर जो है डेट ऑफ फर्स्ट हेयरिंग से लेकर 60 दिनों के भीतर जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज फ्रेम करेगा। यानी 60 दिनों के भीतर उससे डिस्चार्ज करने का एप्लीकेशन लाने का अधिकार है, और इसी दौरान जो है अगर मजिस्ट्रेट पाता है कि एक्यूज गिल्टी है तो ऐसी स्थिति में जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज 60 दिनों के भीतर फ्रेम कर देगा। सेक्शन 263 का सब क्लॉज 1 करता है। यानी कि पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट या अन्य दस्तावेजों के आधार पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की राय में इस चैप्टर के अंतर्गत एक्यूज ने कोई ऐसा अपराध कमिट किया है तो जो कि ट्राइबल है और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है कि उस ट्रायल को चलाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में 60 दिनों के भीतर जो है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज फ्रेम करेगा।
द चार्ज शेल देम बी रीड, जैसे ही चार्ज फ्रेम करेगा एक्यूज को चार्ज को पढ़ के सुनाया जाएगा, एंड एक्सप्लेन, अगर एक्यूज चाहता है तो उस अपराध को भी एक्सप्लेन किया जाएगा टू द एक्यूज्ड, एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी, और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज से पूछेगा कि क्या प्लीड गिल्टी स्वीकार करता है ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड, या फिर ट्रायल फेस करना चाहता है या अपनी गिल्ट को जो है वो स्वीकार करता है। ये मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा चार्ज फ्रेम करने के बाद। 264 में कहा गया कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, जैसे ही 263 में अगर सबसेक्शन 2 में अगर वो गिल्ट स्वीकार कर लेता है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास राइट है 264 में कि वो तुरंत जो है वो चाहे तो आप अपने अपने यहाँ पर बात की गई है ही में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि चाहे तो प्ली ऑफ गिल्ट के आधार पर तुरंत कन्विक्ट कर दे। और मैंने लास्ट सेशन पर ये बताया था कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्लीड गिल्टी जो है वो व्यवस्था बस कर रहा है या प्लीड गिल्ट के पीछे कोई और रीजन है, तो ऐसी स्थिति में वो अभियुक्त भले ही प्लीड गिल्टी स्वीकार करे, डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट दैट की इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस ट्रायल शुड बी प्रोसीड, देन वो एक्यूज चाहे गिल्ट भी कर ले तो भी मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन है कि वो ट्रायल को प्रोसीड भी कर सकता है, या फिर डिस्क्रिशन है कि वो प्लीड गिल्टी के आधार पर उसे कन्विक्ट भी कर सकता है, जैसा मजिस्ट्रेट चाहेगा वैसा ही कर सकता है। यानी बाउंड नहीं है कि प्लीड अगर एक्यूज गिल्ट स्वीकार करे तो मजिस्ट्रेट उसको पनिश ही करे, ये जरूरी नहीं है। मजिस्ट्रेट चाहता है कि नेचुरल जस्टिस में वो के अकॉर्डिंगली अगर चाहता है तो एक्यूज को के ट्रायल को आगे भी बढ़ा सकता है प्लीड गिल्टी के बाद भी। 265 में कहा गया एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड गिल्ट, यानी कि एक्यूज ने 264 में 263 में प्लीड गिल्ट नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, या डज नॉट प्लीड या कोई प्लीड नहीं करता है, और क्लेम टू बी ट्राइड या ट्रायल फेस करने के लिए वो अपनी स्वीकृति देता है, यानी कि कहता है कि मैं प्लीड गिल्ट नहीं करूंगा, ना ही कोई प्लीड करता है और ट्रायल फेस करने का वो सहमति देता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है डज नॉट, और मजिस्ट्रेट जो है वो 264 में कन्विक्ट नहीं किया है, देन द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, तो उसी दिन मजिस्ट्रेट जो है वो एक डेट फिक्स करेगा और डेट को जो है उस पर्टिकुलर डेट पर मजिस्ट्रेट जो है प्रोसिक्यूशन से कहेगा कि वो अपने विटनेस या दस्तावेजों को वो प्रस्तुत करे। यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। यहाँ पर जो हम लोगों ने 230 में 261 में ही देखा था, ये फिर से यहाँ पर जोड़ा जो यहाँ पर कहा गया है कि 265 में कहा गया है कि यदि एक्यूज प्लीड गिल्ट स्वीकार करने से रिफ्यूज कर देता है या वो प्लीड नहीं करता है और वो ट्रायल फेस करना चाहता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 260 और जुडिशियल मजिस्ट्रेट 264 के अंदर उससे प्लीड वो गिल्ट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में एक प्रोसिक्यूशन के लिए एक डेट फिक्स करेगा, और डेट के दौरान जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी विटनेस के स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एक्यूज को ऑलरेडी सप्लाई करेगा, जो 261 में ऑलरेडी कहा गया है। अब ये 265 का सब क्लॉज 2 ही कहता है द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑन द प्रोसिक्यूशन, अगर मजिस्ट्रेट को प्रोसिक्यूशन ने कोई एप्लीकेशन दिया है, इशू अ समन टू एनी ऑफ इट विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और द प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। इसमें ये सब सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि प्रोसिक्यूशन को अगर लगता है कि किसी विटनेस को बुलाना जरूरी है उसके फेवर में, या फिर किसी विटनेस के पास कोई ऐसा दस्तावेज है या कोई ऐसे थिंग्स है जिसको कि कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट से आग्रह करेगा कि उस विटनेस को बुलाया जाए, कोर्ट उससे मन करके उस विटनेस को बुलाएगी। थर्ड में कहा गया है on the date so fixed the magistrate shall proceed take all such evidences as may be produced in support of the prosecution। उस डेट को जब मजिस्ट्रेट जो डेट फिक्स की गई है उस डेट को मजिस्ट्रेट जो है वो विटनेस को सुनेगा और सारे एविडेंसेस को जो भी प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में सारे एविडेंस को लेगा, रिकॉर्ड करेगा और सारे विटनेस को, उसके दस्तावेजों को, सारे चीज़ों को वो जो कि प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में है उसे जो है उसे यहाँ एक्सेप्ट करेगा। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड, यानी किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन को मजिस्ट्रेट चाहे तो डेफर कर सकता है
until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। ये लास्ट टाइम पर भी हम लोग देखा था, सेम वही सेक्शन यहाँ रिपीट किया गया है कि यहाँ पर प्रोवाइडेड में कहा गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट यदि उचित समझता है तो डिफेंस में के क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट को, क्योंकि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को प्रस्तुत कर रहा है तो डिफेंस को अधिकार है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन उसी समय कर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में या प्रोसीजर को स्मूथ बनाने के उद्देश्य से जज जो है वो कह सकता है कि पहले प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस आ जाए तब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें, डिफर कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन को। यहाँ पर प्रोवाइडेड में कहा गया फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस अंडर दिस सेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस एट द डिजिटेड प्लेसेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये एक बहुत अच्छा सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है बीएनएसएस में जोड़ा गया है दोस्तों, कि यहाँ पर कभी कभी होता था कि विटनेस को कोर्ट में जाना पड़ता था, वो उसे अपने ऑफिस में छुट्टी देना पड़ता था, वहाँ कोर्ट उसको दूर रहता था, आने जाने का काफ़ी खर्चे और तमाम तरह के अन्य टाइम का भी वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी होता था विटनेस को कोर्ट में जाने से। तो यहाँ पर बीएनएसएस में नई धारा जोड़ के यहाँ कहा गया है कि अगर चाहे तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी कोई भी विटनेस जो है वो प्रस्तुत हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर जो कहा गया है इसका कि यहाँ पर डिजिटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आप सड़क पर चलते हुए ऑडियो वीडियो मीन्स से नहीं जुड़ सकते हैं, आप दफ्तर में नहीं जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है, इसका तात्पर्य है कि घर में, दफ्तर में, हर जगह पर आप ऑडियो वीडियो मीन्स से नहीं जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप उसी ऑडियो वीडियो मीन्स से आप अपने एज ए विटनेस जो है वो प्रस्तुत हो सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट किसी डिजिग्नेटेड प्लेसेस को नोटिफाई करे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताए कि अक्यूज यहाँ पर आके, यानी कि जहाँ भी वो स्टेट गवर्नमेंट उचित समझे उस जगह पर आके बैठ कर जो है वो ऑडियो वीडियो मीन्स से वो जुड़े। यानी कि हर जगह आपको इजाजत नहीं कि ऑडियो वीडियो मीन्स से जुड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी और प्लेसेस पर, किसी और वातावरण में या धमकी बस व्यवस्था बस आप कुछ बोल रहे हो तो मजिस्ट्रेट को ये लगना चाहिए कि जिस जगह से आप बोल रहे हैं वो आपका जो बोला जा रहा है वो फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द कोर्सन है, यानी फ्री कंसेंट, यानी फ्री रूप से आप बोल सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव इत्यादि नहीं है। तो इसीलिए डिजिटेड प्लेस पर जाकर ही ऑडियो वीडियो मीन्स से आप जुड़ेंगे। 266 में कहा गया है एविडेंस फॉर डिफेंस। The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce in his evidence, and if the accused puts in any written statement, the magistrate shall file it with the record। अब सारे प्रोसिक्यूशन के विटनेस आ गए, ऑडियो वीडियो मीन्स से भी जितने भी विटनेस आना चाहें वो आ सकते हैं, और दस्तावेज जो है, तमाम तरह के दस्तावेज जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोर्ट में दे दिया गया है। अब जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस समाप्त हो जाता है, यानी एविडेंस सारे आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में और जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होना होता है वो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब कोर्ट जो है डिफेंस से कहेगी कि वो अपने विटनेस को बुलाए और कोर्ट में एविडेंस को प्रोड्यूस करे, और अगर एक्यूज कोई रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में देना चाहता है तो मजिस्ट्रेट सेल्फ फाइल इट, और मजिस्ट्रेट उसको लेगा और उसको रिकॉर्ड में सबमिट कर देगा। अगर कोई एक्यूज जो है वो रिटन स्टेटमेंट कोर्ट को देना चाहता है। 266 के क्लॉज 2 में कहा गया इफ द एक्यूज आफ्टर हैज इंटर अपॉन द डिफेंस अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द विटनेस अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, यानी कि अगर डिफेंस के लॉयर को लगता है कि किसी विटनेस को बुलाया जाना कोर्ट में जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो मजिस्ट्रेट्स को कहेगा कि वो जो है इशू एनी प्रोसेस, कोई वो यानी कि सम्मन दे और उस विटनेस को बुलाए। एंड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी एग्जामिनेशन करने के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए या प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या थिंक करने के लिए द मजिस्ट्रेट शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस, और तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो समन करके ऐसे विटनेस को बुलाएगा। लेकिन लास्ट टाइम पर मैंने बताया था, यहाँ पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि जब वो विटनेस को बुलाएगा तो ही शैल कंसीडर दैट सच एप्लीकेशन शुड बी रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड। मजिस्ट्रेट के पास पावर है, अगर डिफेंस का लॉयर किसी विटनेस को बुलाना चाहता है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो जो है दैट पर्पज ऑफ, उसे लगे कि अगर वो विटनेस
बुलाने के पीछे उसका डिले टैक्टिस है, वेक्सेशन है, या डिफेटिंग द एंड ऑफ जस्टिस है, यानी कि कोर्ट को लग रहा है कि अगर डिफेंस कोर्ट में आ भी गया तो भी कोई इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके स्टेटमेंट को कोई मतलब नहीं है इस केस में, या सिर्फ डिले टैक्टिस के लिए डिफेंस जो है उस विटनेस को बुला रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो मना भी कर सकता है विटनेस को बुलाने से कोर्ट में। Provided that when the accused has cross-examination or had the opportunity of the cross-examine any witness before entering on the defense, the attendance of such witness shall not be compared under this section unless the magistrate is satisfied that the necessary for the interpretive justice, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो 266 के सब क्लॉज 3 सब क्लॉज प्रोवाइडेड में बात की गई है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वेक्सेशन या अननेसेसरी विटनेस को अननेसेसरी बुलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो विटनेस को बुलाने से मना कर सकता है। फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस एट द डिजिटेड प्लेस ऑफ द नोटिफाइड बाय द सेम क्लॉज है कि जहां पर ये प्रोसिक्यूशन का विटनेस को पावर है कि वो ऑडियो वीडियो मीडिया से प्रस्तुत होता है, उसी तरह डिफेंस वाले विटनेस को भी पावर है, अधिकार है कि वो ऑडियो वीडियो मीडिया से भी डिजिटेड प्लेसेस पर जाकर जो है अपने एविडेंसेस को रिकॉर्ड करा सकता है। 260 का सब क्लॉज 3 कहता है द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस और एन एप्लीकेशन अंडर subsection 2 required that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial to be deposited in the court। यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जिस भी विटनेस को कोर्ट में बुलाया जा रहा है उस विटनेस को जो है वो कोर्ट में आने जाने का जो खर्चा है वो दिलाने के लिए जो है वो विटनेस को जो है दिलाने के लिए कोर्ट जो है वो इंश्योर कर सकता है कि जो विटनेस बुलाया जा रहा है उसको आने जाने का खर्चा जो है वो मिल जाए। अब आइए, ये तो पूरा का पार्ट एक हुआ केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट। अब दूसरा पार्ट, जैसे मैंने जब शुरू किया तो बताया था कि ट्रायल ऑफ वारंट में दो प्रकार के केसेस आ सकते हैं, एक इंस्टीट्यूटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट और दूसरा है इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट। तो हम लोग अब अदर देन द पुलिस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 267 टॉक्स अबाउट द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, यानी कि इस तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास दो प्रकार के केस आते थे। एक होता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर और दूसरा होता है कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन के आधार पर, यानी कंप्लेनेंट खुद ही कोर्ट में गया है या कोई इंफॉर्मेशन के आधार पर जो मजिस्ट्रेट के पास सूचना आती है। तो ऐसी स्थिति में 267 में बताया गया कि व्हेन प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को लिया जाएगा, व्हेन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज्ड अपीयर इज ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट। यहाँ पर सेम वाला है कि जहां भी ये 261 पर है कि जैसे ही कोई वारंट केस जो है इंस्टीट्यूट किया जाएगा अदर देन द पुलिस रिपोर्ट पर, एक्यूज कोर्ट में खड़ा होता है या कोर्ट में लाया जाता है, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन को वो सुनेगा and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। प्रोसिक्यूशन के जितने भी एविडेंसेस हैं इत्यादि हैं, विटनेस और इत्यादि है, उसकी लिस्ट जो है कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहेगा और फिर प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में जो एविडेंसेस हैं या विटनेसेस हैं वो जो है वो कोर्ट में वो सबमिट किया जाएगा। दूसरा है magistrate may on the application of the prosecution issue a summon to any of witness directing him to attend or the produce any document। यानी कि मजिस्ट्रेट को लगता है यदि अगर प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में इस बात को रिक्वेस्ट किया है कि किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो विटनेस को बुला सकती है और उसको आदेश दे सकती है कि वो पर्टिकुलर डेट और टाइम को वो है कोर्ट में उपस्थित रहे। यहाँ पर है 268 में है व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। यहाँ भी एक्यूज्ड की डिस्चार्ज की बात की गई है, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट पर अगर केस चल रहा है तो कब डिस्चार्ज होगा, अगर अदर देन द पुलिस रिपोर्ट पर चल रहा है तो सेम, अगर आप देखें तो सेम ही चीज है। इफ अपॉन टेकिंग ऑल एविडेंस referred to in under section 267 the magistrate consider for reason to be recorded that no case against the accused has been made out। सारे विटनेस आ जाने के बाद एक्यूज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज। मजिस्ट्रेट शैल का मतलब है डिस्चार्ज करेगा अगर उसे कोई प्रॉपर एविडेंस यानी कंक्रीट एविडेंस जो है वो नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि एक्यूज जो है इस केस में इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है उसे छोड़ देगा।
यहाँ पर 268 का सब क्लॉज 2 कर रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी प्रिवेंट अ मजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द एक्यूज एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस इफ द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय सच मजिस्ट्रेट ही कंसीडर द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। 268 का जो सब क्लॉज 2 है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। 268 का सब क्लॉज 2 ही कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस और या एविडेंस प्रोसिक्यूशन के विटनेस या फिर एक्यूज को एग्जामिन करने के बाद या डिफेंस के विटनेस को सुनने के बाद ही कोर्ट उसे डिस्चार्ज करेगा। कोर्ट ट्रायल के किसी भी स्टेज पर, यानी कि चार्ज बनाने से पहले, चार्ज बनाने के बाद, चार्ज के दौरान, ट्रायल के किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट को किसी भी समय ऐसा लगता है कि एक्यूज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या कि उसके खिलाफ कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो किसी भी स्टेज पर जो है एक्यूज को जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है। ये बात यहाँ पर साफ साफ बताई गई है। अब आइए 269, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और उसके तमाम क्लॉजेज हैं उसमें। प्रोसीडिंग व्हेन एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, अगर एक्यूज ऊपर के सेक्शनों में डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अदा की जाएगी, ये बात 268 में 269 में बताई गई। इफ व्हेन सच एविडेंस हैज बीन टेकन, यानी प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस आ गए हैं और एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, और इस स्टेज के पहले या किसी भी स्टेज पर, द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज ए ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग, कभी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी प्रकार पर लगता है कि पर्याप्त सबूत है जिससे कि एक्यूज के ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है इस और मजिस्ट्रेट को लगना चाहिए, मजिस्ट्रेट को लगना भी ये भी चाहिए कि मजिस्ट्रेट उस ट्रायल को चलाने के लिए कॉम्पिटेंट है और जो भी सजा दी जानी है उस ऑफेंस के लिए उसको देने के लिए वो अधिकृत है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो है ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, ऐसी स्थिति में एक्यूज के खिलाफ जो है वो चार्ज लगाएगा, चार्ज फ्रेम कर देगा। चार्ज फ्रेम का मतलब है एक्यूज के खिलाफ जो है अब जो है वो ट्रायल प्रारंभ हो गया है। जैसे मैं बता चुका हूँ, जैसे ही चार्ज फ्रेम किया जाता है ये मान लिया जाता है कि एक्यूज के खिलाफ जो है चार्ज किस ट्रायल में आ गया। द चार्ज शैल देन बी रीड, चार्ज को एक्यूज को पढ़ के बताया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा, और ही शैल बी आस्क्ड, और पूछा जाएगा। सेम वही है जब यहाँ पर हमने देखा था, चार्ज जब फ्रेम होता है एक्यूज की भाषा में, जिस भाषा को कोर्ट की भाषा है, एक्यूज की भाषा है, उस भाषा में उसको चार्ज को पढ़ के मजिस्ट्रेट जो है उसको बताएगा, और साथ ही साथ ये भी पूछेगा, अगर एक्सप्लेन भी करेगा, और ये भी पूछेगा कि क्या वो चार्ज को स्वीकार करता है, यानी प्लीड गिल्ट करता है कि नहीं करता है, या वो डिफेंस करना चाहता है। तीसरा है 269 का सब क्लॉज 3 कर रहा है, इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी, अगर एक्यूज प्लीड गिल्ट करता है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, उस प्ली को उसको रिकॉर्ड करेगा एंड और उसके डिस्क्रिप्शन पर है वो चाहेगा तो एक्यूज को तुरंत जो है वो पनिश कर सकता है। यानी प्लीड जैसे ही गिल्ट करता है मजिस्ट्रेट चाहे तो प्ली वो उसे पनिश करे, यानी कि कन्विक्ट कर दे, या ना चाहे तो उसे ट्रायल जो है आगे जारी रखने के लिए कहा जा सकता है।